सर, तो कल अब मैंने एक स्टूडेंट की आपके साथ जो उन्होंने क्लास एक्टिविटी इनको दी गई थी, उन्होंने होमवर्क किया अपना, वो शेयर किया था। तो उसके साथ मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि जब आप जितना अच्छा आप क्लास एक्टिविटीज को करेंगे उतनी ही जो है ना आपकी लर्निंग ज़्यादा होगी। तो हमने जो कल चीज़ें डिस्कस की थी वो थोड़ा सा मैं रिवाइज कर दूँ क्योंकि एक दो स्टूडेंट नहीं आए हैं। हमने बताया था कि जो ओईटी के टीचर्स हैं जो आपको स्कोरिंग करते हैं, जो आपको मार्क्स देते हैं, वो ये 6 पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है, जिसमें पर्पस है, कंटेंट है, कंसाइजनेस है, क्लैरिटी है, जनरल स्टाइल है, ऑर्गेनाइजेशन है, लेआउट है, ठीक है, और लैंग्वेज है। तो ये 6 पैरामीटर्स हैं जिनके ऊपर आपको नंबर दिए जाते हैं। उसमें जो चीज़ें देखी जाती हैं वो मैंने कल बताई थी। पर्पस के अंदर के पर्पस शुरू में लिखा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, ना ज़्यादा छोटा होना चाहिए ना ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, ठीक है। कंटेंट में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमने केस नोट्स होते हैं उसमें से वो ले लेते हैं। इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो होती है वो नहीं डालनी होती, ताकि कंसाइजनेस और क्लैरिटी में ये चीज़ आती है। और जनरल स्टाइल में ये था कि जो आप लैंग्वेज यूज़ करते हैं मेडिकली अंडरस्टैंड होनी चाहिए रीडर के लिए। पैराफ्रेसिंग जो आप करते हैं वो आपने, और लेआउट जो लिखते हैं शुरू से एड्रेस वगैरह सारी चीज़ें वो अच्छी होनी चाहिए। और लैंग्वेज के अंदर स्पेलिंग और पंक्चुएशन और वर्ब, वोकैबुलरी, ग्रामर आता है। तो जो मेरा डे 1 का लेक्चर था उसके अंदर मैंने स्पेशली जो प्रेजेंटेशन तैयार की थी, वो जिन लोगों ने अगर देखी हो यूट्यूब पे, मैं अदरवाइज शेयर कर दूंगा उनके साथ बाद में, कि आपने किस तरह अपनी पंचुएशन को ठीक करना है, किस तरह अपनी ग्रामर, किस तरह अपने सेंटेंसेस को ठीक करना है, और किस तरह इन सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है कि कौन से सेंटेंसेस आपने लिखने हैं, एक्टिवाइज पैसिवाइज कैसे आपने लिखने हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच की अंडरस्टैंडिंग मैंने बताई थी कि ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, आपको पता होना चाहिए। तो और दूसरा ये चीज़ थी कि ये 3 नंबर पर्पज के होते हैं और बाकी 7 नंबर दूसरे जितने भी पैरामीटर्स उनके होते हैं। तो टोटल 38 नंबर्स बनते हैं जिसमें से हमने 27 लेने होते हैं, सही। और ये सारे जो पैरामीटर्स होते हैं इनका जो मेन मकसद है वो ये होता है कि आप जो भी कर रहे हो वो रीडर के लिए इजी हो। पर्पस पढ़ना है रीडर के लिए इजी हो, कॉन्टेक्ट जो आप सेलेक्ट कर रहे हैं वो भी रीडर के लिए इजी हो। इसी तरह बाकी सारे, ठीक है, ये हमने कल बता दिया था। तो हम बात कर रहे थे पर्पस पे। तो पर्पस पे मैं बता रहा था कि जब पर्पस आपने चूज करना होता है तो जो राइटिंग लेटर होता है उसके अंदर जो आपकी सिचुएशन लिखी होती है, जो आपके नोट्स लिखे होते हैं, आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। राइटिंग टास्क के अंदर आप किसको लिख रहे हो, वो पेशेंट को पहले से जानता है नहीं जानता, उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। सेकंड, पेशेंट का नाम, एज आपको पता होना चाहिए। और थर्ड में लास्ट आपको पता होना चाहिए कि पेशेंट जो उसकी बेसिक डायग्नोज क्या है। अगर तो कोई मेडिकल डायग्नोज है तो फिर हम वो मेडिकल डायग्नोज लिखेंगे, लेकिन अगर कोई ऐसी डायग्नोज है जिसकी सर्जरी हुई है, जैसे ये फ्रैक्चर राइट नेक ऑफ फेमर है, तो इसमें टोटल रिप राइट हिप रिप्लेसमेंट हुई है, तो हम जो पेशेंट का पर्पस के अंदर उसकी मेडिकल कंडीशन लिखेंगे वो हम राइट हिप रिप्लेसमेंट लिखेंगे। फिर ये 4 पर्पस थे जो एक लिखे हुए थे जो हम डिस्कस करने लगे थे, यहाँ से मैं शुरू करता हूँ आज। तो हमने वो कौन सी चीजें, 3 पैरामीटर जिसमें एंटर करने हैं पर्पस के अंदर, वो कौन से हैं कि सबसे पहले ये कि हम लेटर लिख क्यों रहे हैं, ठीक है। दूसरा हमारा जो है पैरामीटर वो ये है कि लेटर जो हम लिख रहे हैं वो जिस पेशेंट के बारे में लिख रहे हैं हम उसकी इन्फॉर्मेशन लिखनी है कि वो पेशेंट कौन है, उसकी एज क्या है, और उसके ये चलिए, अब मेरा साउंड होपफुली सबको आ रहा होगा, ठीक है। तो हमने पर्पस के अंदर देखना था कि 3 चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले जो पेशेंट हम लेटर लिख क्यों रहे हैं, दूसरा हम जो जिसको लिख रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, और तीसरा ये कि जिसको लिख रहे हैं उसको क्यों लिख रहे हैं, उसका पर्पस हमने क्लियर लिखना है। तो ये अगर जो 4 लेटर पर्पस लिखे हुए हैं अगर इसको देखा जाए तो इन सब में से सबसे परफेक्ट कौन सा हो सकता है, ठीक है, या ओईटी के मुताबिक जो पर्पस है वो कौन सा ठीक हो सकता है। तो अगर हम पहला पर्पस देखते हैं, जहाँ फर्स्ट लिखा है वहाँ लिखा हुआ है आई एम राइटिंग रिगार्डिंग मिस्टर जेम्स स्मिथ। जहाँ तक ठीक है कि मिस्टर जेम्स स्मिथ के बारे में लिख रहा हूँ। हु अंडरवेंट अ टोटल राइट हिप रिप्लेसमेंट ऑन 7, ये भी ठीक है। ही इज रेडी फॉर डिस्चार्ज टुडे एंड ही रिक्वायर्स हेल्प विद टीडीएलएस। अब यहाँ तक ठीक है। अब आगे अगर पैरासिटामोल कैन बी गिवन एज रिक्वायर्ड एंड इफ इट वुड बी अप्रिशिएटेड इफ यू कुड मॉनिटर हिज वूंड। तो ये जो इंफॉर्मेशन है जो पैरासिटामोल की और जो उसकी आपने मॉनिटर करना है वूंड की, ये पर्पस के अंदर एडिशनल इंफॉर्मेशन है। पर्पस के अंदर ये चीज़ें लिखने की जरूरत नहीं होती। पर्पस के अंदर आपने मेन डायग्नोज लिखनी है कि जो मेन प्रॉब्लम है, और तीसरी चीज़ कौन सी होती है कि आप लेटर जो लिख रहे हैं वो क्यों लिख रहे हैं। तो ये जो थर्ड इन्फॉर्मेशन जो लास्ट में आई थी पैरासिटामोल कैन बी गिवन, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी जिसकी वजह से पर्पस गलत हो गया।
अब हम सेकंड को देखते हैं, तो सेकंड में क्या लिखा हुआ है, आई एम राइटिंग टू रेफर मिस्टर जेम्स स्मिथ हु हैज एडमिटेड टू हॉस्पिटल ऑन 7/2/20। तो ये जो पर्पस लिखा है ये बहुत शॉर्ट लिखा है। मैंने शुरू में कल बताया था कि जो पर्पस है ना वो इतना बड़ा लिखना है और ना वो इतना छोटा लिखना है कि राइटर को समझ ही ना आए। हमने राइटर को मैसेज देना है कि मैं आपको लेटर क्यों लिख रहा हूँ। तो इधर हम नीचे देखते हैं कि नीचे जो थर्ड वाला है उसमें आई एम राइटिंग रिगार्डिंग योर रेजिडेंट मिस्टर जेम्स स्मिथ who underwent a total right replacement on 7/2/20. He is ready for discharge today and ongoing care is required. तो यहाँ पे वो जो तीन चीजें हैं वो क्लियरली लिखी हुई है कि आप लेटर जो लिख रहे हैं वो क्यों लिख रहे हैं, जिसके बारे में लिख रहे हैं वो कौन है, उसका हुआ क्या है, और तीसरा ये लिख रहे हो कि जो पेशेंट को जो ऑनगोइंग केयर रिक्वायर्ड है। तो ये हमारा जो थर्ड वन था ये पर्पस ठीक था। फोर्थ वाला भी काफी लार्ज है, वो वैसे हमने पर्पस नहीं लिखना, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं लिखनी, जैसे इसके अंदर एक्सरे के बारे में भी लिखा हुआ है, मॉर्फिन के बारे में भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो है वो भी जो मैंने आपको बता दिया कि आपने जब पर्पस लिखना है तो आपने इन चार चीज़ों को देखना है। आपने अपनी कंडीशन को देखना है, राइटिंग टास्क को देखना है, आपने पेशेंट का जो नेम है, नंबर है और जिसकी मेन डायग्नोज है वो देख लो। ये चीज़ आपने करनी। तो कंटेंट के अंदर क्या होता है, इसके कंटेंट के अंदर जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होती है रीडर को पढ़ने के लिए, आपने की इन्फॉर्मेशन लेनी है। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है जिसकी राइट हिप रिप्लेसमेंट हुई है और आप लेटर फिजियोथेरापिस्ट को लिख रहे हो। अब फिजियोथेरापिस्ट को अगर आप लिख रहे हो तो उसको आपको मेडिसिन की इतनी बताने की जरूरत नहीं है। उसको आपको उसके जो कह लें कि उसकी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री है कि वो डायबिटिक फॉर एग्जाम्पल वो अल्कोहलिक था या वो ये था, जो भी इसकी फर्दर हिस्ट्री है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। फिजियोथेरापिस्ट को अगर आप बता रहे हैं तो आप जो उसकी फिजिकल मोबिलिटी से रिलेटेड केस नोट्स होंगे वो सिलेक्ट करेंगे। तो जो कंटेंट है, जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है, वो आगे जब आपके साथ लेटर कॉल करूंगा, कल मैं आपके साथ एक लेटर भी करूंगा, तो उसके अंदर मैं फिर क्लियर आपको बताऊंगा कि किस तरह हम एक केस नोट्स में से राइटिंग टास्क को पढ़ते हुए सिलेक्ट करते हैं। तो अभी तक ये समझना जरूरी है कि जो कंटेंट के वो नंबर देते हैं वो इस चीज़ के नंबर देते हैं कि जो राइटिंग टास्क आपसे पूछा गया आप उससे रेलिवेंट सिर्फ केस नोट्स उठाएं और उसकी पैराफ्रेसिंग करके आप लेटर के अंदर लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अब ये देखिए कि अगर ये एक केस नोट्स है, अगर ये कंटेंट को हमने देखना हो, ये केस नोट्स है जिसमें पैरास्टामोल, मॉनिटर वूंड, हेल्प विद एडीएलएस, स्टेपल्स और ये सारी चीजें लिखी हुई है। इसको डिस्क्राइब करने के लिए बेस्ट तरीका क्या है कि आप लिखेंगे इट वुड बी अप्रिशिएटेड इफ यू कुड मॉनिटर हिज प्रोग्रेस एंड प्रोवाइड अप्रोप्रिएट केयर। ठीक है, तो ये जो कंटेंट है ये इतना वो रेलिवेंट नहीं है। ठीक है, अब अगर आप नीचे देखें एक जगह पे लिखा हुआ है कि आई वुड अप्रिशिएट इफ यू कुड अरेंज फिजियोथेरेपी सेशन ट्वाइस अ वीक। तो ये अगर आप देखें कि इसका जो केस नोट है जो लास्ट में लिखा हुआ है उसको बड़े अच्छे तरीके से इसने डिस्क्राइब किया है, क्योंकि आप मैंने जैसे बताया था कि आप फिजियोथेरापिस्ट को लिख रहे हो तो उसमें ज्यादा फिजियोथेरापिस्ट को कौन सी चीज की जरूरत है, फिजियोथेरापिस्ट को जो उसकी फिजियोथेरापी सेशन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए आप वो चीज उठाएंगे। सेकंड, जैसे एक और चीज आपको जरा बताता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो लोग एक दफा गलती कर देते हैं, आपने ऐसी गलती नहीं करी। आपने केयरफुली जो डेट्स है स्पेशली, जैसे आप इधर देखेंगे कि इधर नीचे लिखा हुआ है हिज स्टेपल्स आर ड्यू टू रिमूव ऑन 19/3/20। तो जो स्टेपल्स रिमूवल की डेट लिखी हुई है वो 19/2/20 लिखा हुआ है, लेकिन किसी ने जो लेटर के अंदर लिख दिया वो 19/3/20 लिखी है। तो अगर आप डेट्स की एक चीज भी गलत कर देंगे तो वो आपके जो गलत कंटेंट है उसके अंदर आ जाएगा और उसके अंदर आपके नंबर्स कटेंगे। ठीक है, और कंसाइजनेस और क्लैरिटी में के अंदर क्या आता है जी कि कंसाइजनेस क्लैरिटी की जो आप लेंथ है, कि लेटर की जो लेंथ है ना जो उन्होंने आपको रिलैक्सेशन दी हुई है वो ये दी हुई है कि आप 180 से लेके 200 तक वर्ड्स लिख सकते हैं। ठीक है, और इससे वो यही देखते हैं कि आप ज़्यादा इरेलीवेंट इन्फॉर्मेशन ना उठाएं और जो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वही आपने समराइज की हो। तो जो वर्ड काउंट करने की स्ट्रेटजी है वो मैंने आपको बताई थी कि जो ओईटी स्टैंडर्ड के पेपर हैं जिसपे वो आपको एग्जाम वाले दिन भी आपको पेपर मिलेगा, अगर किसी को वर्कशीट वो चाहिए होगी तो मुझे बताइए, बल्कि मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप के अंदर, आप अपने पास वो रख लीजिएगा। आपने जो लेटर लिखना है वो आपने वर्कशीट के ऊपर लिखने शुरू करने हैं जब भी लिखने शुरू करने, ताकि आपको पता चल जाए कि आप एक लाइन के अंदर कितने वर्ड्स लिखते हैं, और जब आप रियल में लेटर लिख रहे हो तो आप अपने वर्ड्स ना गिने, आप अपनी सिर्फ लाइंस गिने और उन लाइंस के साथ आपके वर्ड्स काउंट हो जाएंगे। ठीक है, अब कंसाइजनेस और क्लैरिटी क्लैरिटी कंसाइजनेस में ये भी चीज़ आती है कि देखिए अगर एक पेशेंट हॉस्पिटल में दाखिल हुआ है तो आप अगर उसको केस नोट्स के अंदर लिख रहे हैं, आप इस तरह नहीं लिखेंगे कि जी पेशेंट केम इन ईआर एंड आई परफॉर्म हिज गैस्ट्रोस्कोपी लेटर ऑन नो हिज सर्जरी वाज गैस्ट्रोस्टमी वाज डन एंड पेशेंट हैव कंप्लेंट ऑफ एसोफेजिया। मतलब आप उसकी जो साइन सिम्टम है वो लास्ट में नहीं लिखेंगे, आप फ्लो में लिखेंगे। एक जो है ना आपकी सीक्वेंस नजर आना चाहिए राइटिंग के अंदर
कि अगर पेशेंट को ईयर में आया तो सबसे पहले उसका क्या होता है कि डॉक्टर उसको एग्जामिन करता है, एग्जामिन करने के बाद क्या होता है, डॉक्टर टेस्ट एडवाइस करता है, टेस्ट के बाद डायग्नोज होता है, और डायग्नोज के बाद ट्रीटमेंट होती है। तो हम इधर देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑन एडमिशन मिस्टर स्मिथ वाज गिवन एनेस्थीसिया फॉर द पेन and sent to X-ray. The X-ray confirmed the fracture and he underwent a total right hip replacement. So ये केस नोट्स को बड़ी खूबसूरती के साथ उसने लिख दिया कि एडमिशन में क्या हुआ था कि हमने सबसे पहले उसको दर्द हो रही थी, दर्द के लिए उसको एनेस्थीसिया दिया, एनेस्थीसिया के बाद उसकी एक्सरे करवाई, एक्सरे से पता चला उसको फ्रैक्चर है, और फ्रैक्चर से हमने क्या कर दिया, और उसकी टोटल राइट हिप रिप्लेसमेंट कर दी। सो ये एक स्टोरी है। आप जब लेटर लिखें तो आपने अपने लेटर में भी इसी तरह स्टोरीज डिस्क्राइब करनी, जो इवेंट्स होंगे उनको एक स्टोरी बना के सीक्वेंस के साथ बताना है, ताकि पढ़ने वाले के लिए समझ आए। इन जैसे अब थर्ड वाला देखिए, इन टर्म्स ऑफ मेडिकल हिस्ट्री मिस्टर स्मिथ हैज हाइपरटेंशन फॉर विच ही इज ऑन रेमेप्रिल। Please note he underwent an appendectomy in 1985 and total left hip replacement in 2014। तो ये इधर भी देखिए कि उसने मेडिकल हिस्ट्री को जब डिस्क्राइब किया तो सबसे पहले उसने उसकी हाइपरटेंशन जो रिसेंट है वो बताई है, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए कोई भी पेशेंट की जो पास में सर्जरीज हुई होती है या ऑपरेशन हुए थे या पास में किसी चीज के लिए कोई मेडिसिन ली होती है, वो इतनी रेलिवेंट नहीं होती। ज्यादा रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन कौन सी होती है, जो करंटली चल रही थी। इसलिए आपने जब केस नोट्स लिखने हैं तो आपने इस चीज को ध्यान में रखना है कि जो आप पैराग्राफ जब स्टार्ट करें तो उसमें सबसे पहले वो इन्फॉर्मेशन लिखें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद स्टेप वाइज आपकी जो इरेलीवेंट इन्फॉर्मेशन होगी, जो थोड़ी सी पुरानी इन्फॉर्मेशन है, उसको आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जनरल स्टाइल का मैंने आपको बताया था कि आपने जो लैंग्वेज यूज करनी है, जो एब्रिविएशन यूज करनी है, वो जिस बंदे को लिख रहे हैं वो उससे रेलिवेंट होनी चाहिए। पोलाइट रिक्वेस्ट फ्रेजेस यूज करनी है, आपने ऑर्डर नहीं देने, ठीक है। आप लेटर में इस तरह नहीं कह सकते कि आई एम रिकमेंडिंग यू टू प्लीज फॉलो दिस। आप रिकमेंड नहीं कर सकते, आप ऑर्डर नहीं कर सकते, आपने पोलाइट रिक्वेस्ट करनी है, ठीक है, सॉफ्ट रिक्वेस्ट करनी है। वो आपको बता दी जाएगा कौन से सेंटेंसेस आपने यूज करने, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, जिस तरह अभी तरह देख सकते हैं कि अगर लिखा जाए मिस्टर जेम्स केम टू द हॉस्पिटल ऑन दिस, वी एग्जामिन्ड हिम एंड देन द सर्जन डिड द टोटल राइट हिप रिप्लेसमेंट। तो इसमें देखें कि मिस्टर स्मिथ वाज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, ही अंडरवेंट अ टोटल रिप्लेसमेंट। ये एक प्रॉपर बात है उसको बताने के लिए, ठीक है। जो लिखा ना, वी एग्जामिन हिम एंड देन द सर्जन डिड, ये जो सर्जन परफॉर्म्ड होगा, डिड नहीं होगा, ठीक है। तो जो मेडिकल वर्ड्स होते हैं डिस्क्राइब करने के लिए सिचुएशन को, हम वो वर्ड्स यूज करने हैं। हमने वो जो लेमैन लैंग्वेज होती है या इनफॉर्मल लैंग्वेज होती है वो अपने लेटर्स के अंदर नहीं लिखनी। और पोलाइट रिक्वेस्ट पेज और डू नॉट यूज केस नोट्स, मैंने आपको ये इसका ये बता दूं, ये मैंने बताया भी था कल भी, कि आपने केस नोट्स जैसे लिखे हुए सेम टू सेम वैसे नहीं लिखना है। कुछ लोग क्या करते हैं कि वो केस नोट्स उठाते हैं, सेम टू सेम उसके साथ ही शी लगा के आगे इंटर दैप लगा के, तो वो वैसे लिखाते नहीं। आपने केस नोट्स को उठाना है, उसको पैराफ्रेज करते हुए अपनी लैंग्वेज में, ठीक है, आप लिखना है। और इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज नहीं करनी। जैसे इनफॉर्मल लैंग्वेज मैंने आपको इधर दिखाता हूँ, जैसे लिखा हुआ है कैन यू गिव हिम अ हैंड। अब कैन यू गिव हिम अ हैंड एक इनफॉर्मल लैंग्वेज है, ठीक है। आप इसकी जगह कह सकते हैं कैन यू प्रोवाइड असिस्टेंस। असिस्टेंस जो है वो एक मेडिकल वर्ड है, जो अंडरस्टैंडेबल वर्ड है। तो जो इनफॉर्मल लैंग्वेज है, जैसे कैन यू गिव हिम अ हैंड, ये यूज नहीं करना। जैसे ही इज गोना कॉल यू, गोना कॉल यू, ये इनफॉर्मल लैंग्वेज है। लेटर के अंदर आप इस तरह की वर्ड्स नहीं यूज कर सकते। आपने इस चीज का बहुत ख्याल रखना है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन और लेआउट के अंदर मैंने आपको बताया था कि जी आपके पैराग्राफ क्लियर होने चाहिए। लेटर का स्टार्ट से जो लेआउट है, आपने डेट कैसे लिखनी है, आपने एड्रेस कैसे लिखना है, आपने रीप्लेस कैसे लिखनी है, सारी चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। और ये एक सिंपल सा मैंने आपको ऑर्गेनाइजेशन और लेआउट का बताया कि देखिए अब इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन है, जो रेड वाला है, वो मैसी है, वो कंफ्यूजिंग है। फिजियोथेरेपिस्ट हैज बीन कॉन्टैक्टेड फॉर फिजियोथेरेपी सेशन, इट वुड बी अप्रिशिएटेड इफ यू कुड मॉनिटर हिज wound and he needs to wear an ambulance stopping for 2 weeks. The physiotherapist will contact you to arrange physiotherapy session twice a week. Paracetamol 1 gram can be given as required. अब देखिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन फ्लक्चुएटिव फॉर्म में लिखी हुई है। एक जगह फिजियोथेरेपी की बात हो रही है, सडनली एम्बुलेंस की बात होगी, फिर फिजियोथेरापिस्ट की बात हो रही है, फिर पैरास्टामोल की बात होगी। तो अगर कोई फिजियोथेरापी से रिलेटेड बात है तो वो एक ही फ्लो में आपने लिखनी है, और एक ही सीक्वेंस में लेके फिर आपने उसके बाद दूसरी इन्फॉर्मेशन को लिखना है। जैसे पैरास्टामोल और वो ये चीज़ें सारी आपने मिक्स करके नहीं लिखनी है। आपने पहले फिजियोथेरेपी की सारी चीज़ें लिखनी है, उसके बाद जो उसकी मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है वो लिखनी है। तो जो ग्रीन वाला है वो थोड़ा सा अप्रोप्रिएट है, वो अच्छा है। जैसे इसमें लिखा होगा कि वो आफ्टर डिस्चार्ज इट कुड बी अप्रिशिएटेड इफ यू कुड मॉनिटर हिज वुंड एंड हिज स्टेपल्स आर ड्यू टू बी रिमूव्ड ऑन दिस, ठीक है। अब उसने पहले उसकी वुंड की बात कर दी, फिर उस वुंड के अंदर स्टेपल्स होते हैं, उसने स्टेपल्स रिमूवल की बात कर दी, और फिर पैरास्टामोल की आ गया, और फिर पैरास्टामोल की दर्द की आ गई, और उसके बाद लास्ट में उसने
क्या किया कि एम्बॉलिक स्टॉकिंग की बात कर दी है। तो ये सीक्वेंस है, ये एक स्टेप है, ये किसी चीज को बयान करने का एक अच्छा तरीका है कि आप एक चीज से शुरू करते हैं और उसके बाद जो दूसरी चीज होती है। अब देखिए एम्बॉलिक स्टॉकिंग जो है और जो 2 वीक के तक पहन के रखनी है, ये सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है कि पेशेंट का वूंड मॉनिटर होना चाहिए और इसकी जो स्टेपल्स है वो रिमूव होने चाहिए, क्योंकि अगर वो टाइमली रिमूव नहीं होंगे या वूंड मॉनिटर नहीं किया जाएगा तो पेशेंट को इन्फेक्शन हो सकती है। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो अपने स्टार्ट में लिखनी है, ठीक है, जिसे ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। उसके बाद पैरास्टामोल जो दर्द की चीज़ है वो रिक्वायर्ड है, और लास्ट में जो नॉन फार्माकोलॉजिकल टेक्निक होती है जैसे एम्बॉलिक स्टॉकिंग है वो हम लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरह आप जब अपना लेटर्स में केस नोट्स लिखेंगे तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। कल ये लेक्चर मैंने सारा लेना था और मैंने आपको बताना था, और उसके बाद फिर आगे मैंने आपको ये लेटर भेजा था आज असाइनमेंट के लिए ना। तो वो इसके पीछे रीज़न मेरा ये था कि जैसे आपको आज मैं बता रहा हूँ, लास्ट में हमारा लैंग्वेज रह गया, सॉरी। तो लैंग्वेज के अंदर वो हमने सारी चीज़ें बताई थी कि आपके जो सेंटेंसेस हैं वो ठीक होने चाहिए, आपकी ग्रामर ठीक होनी चाहिए, और अगर आप फॉर एग्जांपल ये जो बता रहे हैं उसके पास्ट की ही चीज़ों में, तो उसके अंदर जैसे शी हैज़ प्रोडक्टिव कव फॉर द लास्ट डेज, ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन क्लियर नहीं है। शी हैड अ प्रोडक्टिव कव फॉर प्रीवियस 6 डेज। तो डेज की कोई भी इंफॉर्मेशन लैंग्वेज आप अपनी यूज़ करें तो आपकी करेक्ट फॉर्म यूज़ करनी है, और सेंटेंसेस जो आपको डे 1 पे सिखाए गए थे आपने उसी तरह आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ओईटी के अंदर मैंने बताया था कि 3 किस्म के जो मेन टेंसेस हैं वो यूज होते हैं, ठीक है। जिन लोगों ने डे 1 की प्रेजेंटेशन ली थी उनको पता था कि प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस और पास्ट सिंपल, ये 3 सेंटेंसेस पे आपकी अबूर हासिल होगा, तो आप इजीली अपने लेटर को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ, अब ये जो कल मैंने असाइनमेंट भेजी थी वो मैं आज आपको बता रहा हूँ उसका पर्पस है मैंने क्यों भेजी थी। देखिए, एक तो उसके अंदर मैंने आपको ये दिखाया था कि आपने जो सीखा है कि एक्टिवाइज पैसिवाइज क्या होते हैं, प्रेजेंट पास्ट टेंसेस क्या होते हैं, फिर एक सेंटेंस के अंदर वर्ब क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है। तो वो मैंने आपको कहा था कि इस लेटर में से आपने 5 से 6 सेंटेंसेस सेपरेट करने हैं, और आपने उसमें से बताना है कि ये टेंस कौन सा है और ये इसके अंदर वर्ब कौन सा है, एडवर्ब कौन सा है। इसको बताने का मकसद आपको ये था स्टूडेंट्स को कि देखिए जब आप ये एक्टिविटी करेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि एक टेंस के अंदर एडवर्ब क्या रोल अदा कर रहा है, एडजेक्टिव क्या रोल अदा कर रहा है, और उसको मैं कैसे और कहाँ लिखती हूँ, ठीक है। आपको उसकी जो एक सेंटेंस के अंदर पोजीशन होती है उसका पता चलना था, ठीक है। फिर मैंने आपको सिंपल और कंपाउंड सेंटेंसेस का बताया था, मैंने ये भी बात बताया था कि जो आपने लेटर लिखना है उसके अंदर आपने सिंपल और कंपाउंड सेंटेंसेस का इस्तेमाल करना है, कम्प्लेक्स का इस्तेमाल नहीं करना है। कम्प्लेक्स सेंटेंसेस सिर्फ एक जगह पे इस्तेमाल करना है पर्पस के अंदर, और बाकी जगह पे आपने सिंपल और कंपाउंड। तो ये लेटर जिन लोगों ने असाइनमेंट की होगी, किसी ने मुझे इसका सेंड नहीं किया फीडबैक, ठीक है, लेकिन जिन लोगों ने असाइनमेंट की होगी उन्हें अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि अच्छा लेटर के अंदर केस में उसको कैसे लिखते हैं। और ये बेंच मार्क का लेटर है जिसके अंदर करेक्शन भी की हुई साहब कि कौन कौन सी चीजें गलत है। अब जो भी एक्टिविटीज करेंगे जिनको मैं डेली एक्टिविटीज भेज रहा हूँ, तो उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि एक लेटर के अंदर जब हम लिखते हैं तो कौन सी चीजें गलत हो सकती हैं, ठीक है। इंसान अपनी गलतियां तब भी ठीक कर सकता है जब उसको गलत चीज का पता हो। तो डे 1 से मैंने आपको इसीलिए करेक्टिव लेटर भेजा है, और वो भी एक ऑथराइज दायरे का भेजा है, ताकि आपको ये पता हो कि यार ये जिसने ठीक किया उसने किसी वजह से ठीक किया होगा, उसने ऐसे नहीं मतलब इसको लिख दिया साइडों पे। तो आप लोगों को मैं यही मोटिवेट करूंगा कि अगर आप लोग चाहते हैं कि अगर आपकी इम्प्रूवमेंट बढ़े तो उसके लिए आपको जो असाइनमेंट्स दी जाती हैं आप उसको फॉलो करें, ठीक है। अब देखें इसके अंदर नीचे उसने एडवाइस भी लिखी हुई है, ठीक है। तो एडवाइजेज से आप पढ़ के समझ सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें जिस पे काम करने की ज़रूरत होती है, जैसे अवॉइड राइटिंग मोर देन 200 वर्ड्स। तो आपने भी अपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है शुरू से ही कि आप 200 से ज़्यादा वर्ड्स ना लिखें, ठीक है। और स्पेलिंग का ख्याल रखना होता है, और ऑलवेज प्रूफ रीड, ठीक है, ये चीज़ें हैं। फिर उसने कमेंट्स भी किए हैं कि कौन कौन सी चीज़ें आपकी गलत हैं। दिस लेटर इज बिट लॉन्ग एंड कंटेन मिस्टेक्स pertaining टू वर्ड चॉइस एंड स्पेलिंग, ठीक है। तो आप जब इस लेटर को जिन लोगों ने असाइनमेंट की थी तो उनकी आज अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी होगी, ताकि जब कल लेटर मैंने आप लोगों के साथ लिखना था तो आप लोगों ने खुद मुझे गाइड करा था कि नहीं सर आप ये गलत लिख रहे हैं, यहाँ पे ऐसे लिखें, यहाँ ऐसे नहीं लिखें। तो आपको कॉन्फिडेंस और ये सारी चीज़ें बढ़ जाएगी, ठीक है। ओईटी के अंदर जो मेन टोटल टिप्स है आपके लिए वो यही है कि आप मेक श्योर यू अंडरस्टैंड द डिस्क्रिप्टर्स, ठीक है।
तो जो डिस्क्रिप्शंस आपने करनी है, जो आपने डिस्क्रिप्शन देनी है, आपको उसको अंडरस्टैंड करने का बहुत ज़रूरी है कि आपने कौन से केस नोट्स को डिस्क्राइब करना है, ठीक है। और चेकलिस्ट जो आपको दिखाई गई है, वो ऊपर मैंने जो 6 आपको पैरामीटर्स दिखाए हैं, वो आपको अंडरस्टैंड करने चाहिए। वो अगर किसी को पेपर चाहिए तो मैं उनको सॉफ्ट कॉपी में भी भेज दूंगा, आप उनको पढ़ें। ये जो ठीक ठीक है, इस पेज को आप अच्छी तरह समझिए, क्योंकि जब आप इस पेज को समझ जाएंगे, ये पर्पस वाले, कंटेंट वाले, कंसाइजनेस और क्लैरिटी, जनरल स्टाइल, ऑर्गेनाइजेशन, लेआउट, लैंग्वेज, तो आपको जो है वो ऑटोमेटिकली आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा कि लेटर के अंदर मैंने करना क्या है, ठीक है। अब जो लोग तो ऐड हो चुके हैं, जो इस सेशन में मेरे साथ चलना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ कि एक तो वो सिंसियर हो अपने साथ, क्योंकि जब वो अपने साथ सिंसियर होंगे तब ही वो असाइनमेंट्स करेंगे और उनको आउटपुट मिलेगा। अगर वो सिंसियर होकर असाइनमेंट नहीं करेंगे और आउटपुट नहीं मिलेगा तो उनके अंदर इम्प्रूवमेंट भी नहीं आएगी। किसी का कोई क्वेश्चन है तो अब वो मुझसे पूछ सकते हैं। किसी का क्वेश्चन? हेलो। हाँ जी, हाँ जी। जी सर, मैंने पूछा था आपने इससे पहले जो ली क्लास हुई थी हाँ उसमें जी, आपने क्या टेंसेस के बारे में भी बताया है। हाँ जी, मैंने ना, मैं आपको बल्कि थोड़ा सा शेयर कर ही देता हूँ ताकि सबके लिए ना इजी हो जाए। अभी वो डे वन की तो वैसे उसकी वीडियो भी पड़ी हुई है, वो मैं। हाँ जी, वो आप शेयर कर देंगे। हाँ, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। उसकी वीडियो भी शेयर कर देता हूँ, उसकी पीपीटी भी। मैं ना जो लोग डे वन से ना जिस साथ में पीपीटी शेयर कर देता हूँ, ताकि वो उसको बाद में प्रूफ रीड कर सके और अंडरस्टैंड कर सके कि लेक्चर के अंदर उन्होंने क्या चीज़ें थी, और क्वेश्चन है तो वो उनका वो क्लियर हो जाए। अच्छा, अभी ये स्क्रीन में ठीक शेयर। है, ठीक है। अच्छा, अभी मेरी स्क्रीन आपको नजर आ रही है? हाँ जी। हाँ ठीक है, ये डे वन की प्रेजेंटेशन थी, तो मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा इसके अंदर मैंने क्या बताया था। इसके अंदर ठीक है, ये ओवरऑल बताया था ओईटी के बारे में। ओईटी का चीज़ होती है, ये देखिए मैंने नाउन्स का बताया था कि नाउन देखिए, जो लिसनिंग है ना, लिसनिंग ए, उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव का पता हो। क्योंकि बहुत सारे हम्म। सेंटेंसेस ऐसे होते हैं कि जहाँ पे ना, जब आप सेंटेंस को पढ़ते हो ना, तो आपको पढ़ते सार ही पता चल जाता है यहाँ पे एडजेक्टिव लिखना है या एडवर्ब लिखना है। हम्म। तो जब आप सुन रहे होते हो ना, तो जी। आपका आपका कंसंट्रेशन उस एडवर्ब पे और उस पे एडजेक्टिव पे ही होता है, और लिखते वक्त आप उसी चीज को पिक करते हो। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जी। ऐसे हैं, जब मैं फिजिकल क्लास लेता हूँ तो उनको इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि एडजेक्टिव क्या है, वर्ब क्या है, एडवर्ब क्या है, ठीक है। तो ये बेसिक हाँ। चीज़ें थी, और मैंने बड़े आसान से ये जो स्क्रीनशॉट्स, तस्वीरें शेयर की थी ना, बड़े आसान से तरीके से इसमें डिस्क्राइब किया हुआ था। जैसे ये देखिए, एडवर्ब को उन्होंने बताया कि जो मॉडिफाई वर्ब, जो वर्ब की तारीफ को बढ़ाए, उसे एडवर्ब कहते हैं। शी वॉकड स्लोली, वॉकिंग वो ठीक कर है। रही थी और स्लो कर रही थी, स्लोली जो है वो वॉकिंग की शिफ्ट को बढ़ा रहा है, ठीक है। इसी तरह अगर हम्म। एडजेक्टिव को देखें तो लिखा हुआ है दैट वाज एन एक्साइटिंग फिल्म। अब जो फिल्म है वो हम्म। एक नाउन है, ठीक है, एक चीज है, ठीक है। अब फिल्म की एक्साइटिंग बढ़ रही है, फिल्म के अंदर एक्साइटिंग बढ़ी तो फिल्म की सिफ्त बढ़ रही है ना, समझ आ रही? फिल्म हम्म। एक नाउन है, उसकी जी सिफ्त जी। बढ़ रही है, इसलिए एक्साइटिंग जो है वो एडजेक्टिव है। तो बाद में जब आप सेंटेंस लिख रहे होते हैं ना, जो लिसनिंग ए के अंदर आप 24 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, बड़े ज्यादा नंबर है हाँ लिसनिंग ए जी। के अंदर। लिसनिंग ए के अंदर अगर आप 24 में से 20 और 22 ले लेते हैं तो समझ लें आप 90% अपना एग्जाम पास कर चुके हैं, ठीक है। ठीक। तो डे वन पे मैंने यही समझाया था कि आप लोगों को जब इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है और वर्ब क्या है, ठीक है, फिर प्रपोजिशन का भी बताया था साथ, और ये कंजक्शंस का भी बताया था। तो ये फिर उसके बाद मैंने 12 टेंसेस का बताया था कि 12 टेंसेस को अंडरस्टैंड करना है।
ठीक है, कि 12 टेंसेस की सिंपल तरीके से बताया था कि सिंपल जो प्रेजेंट है वो कैसे होगा, पास्ट कैसे होगा सिंपल, और सिंपल फ्यूचर कैसे होगा, और बाकी सारी इन चीज़ों को क्लियरली बताया था। ठीक है, उसके बाद मैंने जी। एक्टिवाइज और पैसिवाइज के बारे में बताया था। क्योंकि एक्टिवाइज और पैसिवाइज का ये है कि आपने जो लेटर अगर हम्म। मैंने जो शेयर किया ना ग्रुप के अंदर उसको पढ़ेंगे, वो दोनों असाइनमेंट्स मैं आपके साथ भी शेयर कर दूंगा आज। तो वो जो पैसिवाइज है ना, जो पैसिवाइज में लिखा जाए ना सेंटेंसेस राइटिंग के अंदर, उसकी ज्यादा वैल्यू होती है और वो ज्यादा जोर डाल रहा था जो काम हुआ था। फॉर एग्जाम्पल देखिए कि इधर ठीक। जो एक पैसिवाइजर लिखा हुआ है, द हाउस वाज पेंटेड बाय आना। ठीक है, आप बाय हम्म। आना को अगर आप रिमूव कर दें, ठीक है, बाय आना अगर आप ना लिखें, आप सिंपल ये लिखें द हाउस वाज पेंटेड। तो जो काम हुआ है, जो पेंट हुआ है, ज्यादा जोर उस पे हो रहा है, जिस घर के अंदर काम हुआ है उसमें। आना की इतनी वैल्यू नहीं है। इसी तरह जो राइटिंग नोट्स होते हैं ना, उसके अंदर ये वैल्यू नहीं रखता कि आई एडमिनिस्टर द इंजेक्शन टू द पेशेंट व्हेन ही वाज इन पेन। ठीक है, बजाय इसके अगर आप ये लिखें जी। द पेन इंजेक्शन वाज एडमिनिस्टर्ड टू द पेशेंट बाय आना, बाय मी। ठीक है, तो बाय मी ना भी लिखें तो ओईटी के अंदर, तो आप सिंपल ये लिखते हैं कि द पेन मेडिकेशन वाज एडमिनिस्टर्ड टू द पेशेंट। तो मेन चीज जो एडमिनिस्ट्रेशन हुई होती है पेन की, उस पर जोर हो रहा है। ठीक है, इसलिए ओईटी ठीक। लेटर के अंदर जितने ज्यादा आप पैसिव वाइब की अंडरस्टैंडिंग होगी और आप पैसिव फॉर्म में लिखेंगे, तो आपको उतना ही अच्छा वो रिजल्ट देगा। ठीक है, अब ये फिर मैंने एक शेयर किया था सिंपल, ताकि ना बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता था कि जो फ्यूचर वाला टेंस है उसको किस तरह पैसिव फॉर्म में लिखना है। ठीक है, जो प्रेजेंट कंटिन्यूस है उसको कैसे पैसिव फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो इसकी भी मैंने उनके साथ शेयरिंग की थी कि ये देखिए, अगर पास्ट कंटिन्यूस है, आई वॉज मेकिंग अ केक, आई वॉज मेकिंग अ केक को अगर आपने लिखना है, तो आप कैसे पैसिव फॉर्म में लिखोगे, अ केक वॉज बीइंग मेड। ठीक है, हम्म। ठीक है, तो ऐसे आपको ठीक। आपको अगर आप इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लेंगी, राइटिंग को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको इस चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी अच्छी सी, तो जब आप लेटर में आप ठीक। एक से दो लेटर मुझसे चेक करवाएंगे ना, तो आप अब जैसे आज मैंने शेयर किया है करेक्टेड लेटर। ठीक है, तो जब आप अपने एक जी। से दो जी। लेटर को करेक्ट ऐसे करके देखेंगे, तो आपको अपनी मिस्टेक्स का पता चल जाएगा। सिंपल आपने अपनी मिस्टेक्स पे हाँ। काम करना है उसके बाद। ठीक है, फिर लास्ट में मैंने आपको बताया ठीक था है। सिंपल, कंपाउंड और कम्प्लेक्स सेंटेंसेस। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखें कम्प्लेक्स सेंटेंसेस जितने ज्यादा लिखेंगे ना, कम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या आता है कि एक डिपेंडेंट क्लॉज होती है और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है। तो जब आप इन कम्प्लेक्स सेंटेंस ठीक। को गलत लिखाते हो, आपका मीनिंग गलत हो जाता है, आप कुछ और चीज ही बयान कर देते हो। तो उससे क्या होता है, कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस से क्या होता है कि आपके मार्क्स कम हो जाते हैं। आप बताना कुछ और चाह रहे होते हैं, आपके जहन में कुछ और होता है, लेकिन आपको कंट्रोल नहीं होता अपने हम्म। वर्ड्स में कम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस लिखने में। जब हम लेटर लिखेंगे ना कल, तब मैं आपको और इसके बारे में बता दूंगा। तो उसका मैंने बताया था कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, और कम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, और कंपाउंड कम्प्लेक्स क्या होता है। और ओईटी के अंदर आपने सिंपल सेंटेंस यूज करना है और कंपाउंड सेंटेंस यूज करना है, बस। जितना ज्यादा एक एक दो जगह सिर्फ आप कम्प्लेक्स कर सकते हैं, अदरवाइज आप सिंपल कंपाउंड लिखें, ताकि आपके एरर के चांसेस कम हो। जितने कम आप एरर करेंगे, ठीक है। उतने ज्यादा आपके नंबर हो जाएंगे। ठीक है, फैन वॉइस के बारे में बताया था, और फिर मैंने ये स्टडी शेड्यूल का बताया था, और ये मैंने ओईटी का बताया था कि ओईटी के अंदर तीन टेंसेस यूज होते हैं। एक प्रेजेंट परफेक्ट होता है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होता है, और पास्ट सिंपल होता है। ये तीन टेंसेस आपको अगर अच्छी तरह आते हो, ठीक। क्योंकि ओईटी के अंदर आपने क्या बताना है कि अभी क्या हो रहा है मरीज के साथ, पहले क्या हुआ था, और पहले क्या हुआ था जो अभी तक चल रहा है। ठीक है, ये तीन चीजें आपने ठीक सिर्फ है। बतानी होती है ओईटी के अंदर। तो ये इनको मैंने बताया था। दूसरा, अच्छा आज इस पे भी मैं साथ बात कर लेता हूँ कि ये मैं ना ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा, और आपको भी शेयर कर दूंगा ये लिंक। ये आपने आधा घंटा डेली लिसनिंग करनी है और आधा घंटा रीडिंग करनी है। ठीक है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है लिसनिंग के लिए। जो आपको वीडियोस लिंक शेयर किए जाएंगे, आपने उसी में से सुनना है। और सुनते वक्त आपने क्या करना है कि जब आप लिसनिंग करेंगे, ऑन करेंगे, तो फर्स्ट टाइम जब आप सुन रहे हैं, तो आपने सिर्फ जो साइन सिम्टम्स है, ऑडियो के अंदर जो हम्म। साइन सिम्टम्स बोले जाएंगे, आपने सिर्फ वो लिखने हैं। ऑडियो चल रही है और ठीक। आपने साइन सिम्टम्स हम्म। लिखने हैं। उसी ऑडियो को बेशक कल फिर दोबारा सुने, लेकिन जब कल आप सुन रहे हैं, तो उसके अंदर जब आपने सुन रहे हो ना, तो आपने जो मेडिसिन का जिक्र हुआ है, आपने वो सिर्फ पिक करनी है। ओके। अंडरस्टैंड करके लिसनिंग के अंदर क्या करना है, इससे क्या होगा कि जी। जी। आपका माइंड ट्रेंड होगा, आपको आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि जब मैं लिसनिंग कर रही होती हूँ, तो मैंने मेडिसिन को पिक करना है, मैंने इनको पिक करना है, बारी बारी ये तीन चार चीजें आपको बताऊंगा, आपने वही पिक करनी है। और रीडिंग करते वक्त आपने क्या करना है, आपने जो NHS है या ABC हेल्थ वेलबींग के आर्टिकल्स हैं, उनमें से कोई एक आर्टिकल निकाल लेना है, और वो आर्टिकल आपने 15 मिनट के लिए पढ़ना है, जितना भी पढ़ा जाता है। ठीक है, जितना आपने पढ़ा है ना, उसको अगले 5 से 10 मिनट के अंदर आपने पैराफ्रेज कर देना।
ठीक है। ठीक है। रीडिंग की और बात कर रहे हैं। हाँ जी, रीडिंग रीडिंग का भी मैंने बताया था कि दो मैं लिंक आपको बता दूंगा, एक एनएचएस में से आपने आर्टिकल पढ़ने हैं और एक एबीसी हेल्थ वेल वेल एंड बीइंग के अंदर पढ़ने। फिर तीसरी मैंने बताई ठीक थी कि है। एक रजिस्टर आपने बनाना है, वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा वीडियो का, अपने रजिस्टर कैसे बनाना है। रजिस्टर के अंदर आपने वोकेबलरी बनानी है डे वन से, क्योंकि ओईटी सारा सिनोनिमस ओके। लैंग्वेज और पैराफ्रेसिंग का है। तो आप याद ठीक करते है। होंगे डे वन से काफी ज्यादा वर्ड्स को, लेकिन जब आप आगे जाके भूल जाते हैं काफी ज्यादा वर्ड्स, हम भूल जाते हैं, हर कोई भूल जाता है, ठीक है। लेकिन जब आपने कोई मेजर हम्म। मेजर वर्ड्स आपने अपने रजिस्टर में लिखे होंगे, तो आप उनको हर 2 हफ्ते बाद, 1 हफ्ते बाद रिकॉल करते रहेंगे, उनको पढ़ लेंगे। आपकी वोकेबलरी क्या होगी, ताज़ा होती रहेगी। ठीक है। और जब जितने स्टूडेंट जब फी पे कर देंगे या फाइनल हो जाएंगे, तो फिर उनके मैं स्पीकिंग पार्टनर्स बना दूंगा। और उस पार्टनर्स के भी रूल्स होंगे कि रोजाना 10 से 15 मिनट के लिए आपका एक रूल होगा जो आपने एक दूसरे पार्टनर के साथ करना है। उससे क्या होगा कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा हो जाएगा कि सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे बनाना है। आपने इंग्लिश में ही बात करनी है अपने पार्टनर के साथ, क्योंकि हेजिटेशन तो शर्माने की बात नहीं होगी, कोई लड़ से बात कर रहे हो और कर भी फोन पे रहे हो, चाहे गलत कर रहे हो सही कर रहे हो, कोई मसला नहीं है। तो ये हाँ हाँ। आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा, ठीक है। आप अभी से स्पीकिंग की भी आपकी तैयारी शुरू हो जाएगी। और दूसरा फिर आपका ये है कि आप किसी टीचर से एवेलुएट करवाते रहे। फिलहाल अगर मैं आपका टीचर हूँ तो मुझसे करवाएं, अगर मुझसे ज़्यादा भी, मुझसे अलावा भी अगर किसी टीचर से एवेलुएट करवा सकते हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि 2 से ज़्यादा टीचर ना रखें, क्योंकि जब आप ज़्यादा टीचर रखेंगे तो आपके माइंड में कंफ्यूजन हो जाएगी कि कुछ और तीसरा कुछ और बताएगा। दो को तो आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई चीज़ बताई है, आप किसी और टीचर से पूछ रहे हो, उस टीचर ने कोई और चीज़ बता दी है, आप मुझसे आके पूछ सकते हो कि भाई सर ये क्या है, ताकि मैं उसको या तो क्लियर कर दूंगा या उसको मैं गलत कर दूंगा, ठीक है, या उसको मैं जस्टिफाई करूंगा, या मैं कहूंगा नहीं ये नहीं